महाभोज। मनु भंडारी। जोरावर, उम्र 40 साल, 6 फुटा, गठीला शरीर, घनी नुकीली मूंछों और अपेक्षाकृत मोटे गदराए होठों ने एक खास ही तेवर दे रखा है उसके व्यक्तित्व को। टेरिकोट या रो सिल्क का ढीला ढाला कुर्ता और पजामा स्थायी वेशभूषा है उसकी। गले में काले धागे में बंधा तावीज और सोने की मोटी सी जंजीर। दोनों हाथों की उंगलियों में चांदी में जड़े रंग बिरंगी नगीनों की अंगूठियां। आधे से ज्यादा सरोहा जोरावर का ही है और वह पूरे सरोहा का बेताज बादशाह। लेकिन व्यक्तित्व में अभिजात्य की बू तक नहीं, कहीं भी। है तो केवल एक दर्प भरा उद्दत अहंकार। पिता की बड़ी इच्छा थी कि शहर जाकर ऊंची पढ़ाई करे जोरावर, पर गांव के मिडिल स्कूल से आगे बढ़ा ही नहीं। स्कूल में भी वह इस तरह जाता था मानो विद्यार्थी नहीं, मालिक हो वहां का। और सच पूछो तो मालिक था भी। बाप की मिल्कियत उसके सिर चढ़कर ही बोलती थी। जब दा साहब की कोठी में घुसा जोरावर तो रति ने उठकर स्वागत किया। आइए आइए जोरावर जी। दा साहब अप्पा साहब से मिलने गए हैं, आ जाएंगे 5 बजे तक। जमुना बहन तो होंगी, वे अस्पताल गई हैं किसी बीमार को देखने के लिए। दोनों साथ ही लौटेंगे, पर आप बैठिए ना, 4:30 बज ही गए हैं। और रति ने पारिवारिक लोगों के लिए बैठने का ड्राइंग रूम खोल दिया, पंखा और कूलर चला दिए। इस घर में परिवार के सदस्य की तरह ही रहता है जोरावर। दा साहब आए तो कुछ इस भाव से स्वागत किया जोरावर का, मानो उसके अप्रत्याशित आगमन से आश्वस्त हो आए हों कि कहीं बड़ा अच्छा किया कि तुम आ गए, वरना मैं बुलाने ही वाला था। आज पांडे ही नहीं आया, वरना उसी के हाथ संदेश भेजता। थोड़ा सा झूठ बोल गए दा साहब, बोलना पड़ता है कभी कभी परिस्थिति के दबाव से। जोरावर कुछ कहता उसके पहले ही उन्होंने पूछा, शरबत वरबत कुछ पिया या नहीं? फिर पत्नी की ओर देखकर बोले, आम और शरबत भिजवाओ जोरावर के लिए। अभी पांडे जी से मुलाकात नहीं हुई है इसलिए, वरना आज इस तरह के आत्मीयता भरे स्वागत की कोई उम्मीद नहीं थी जोरावर को। बाहर रत्ती को कुछ आदेश देकर भीतर आए दा साहब और जोरावर की बगल में बैठ गए। आज सवेरे से ही तुम्हारी ही बात सोचता रहा मैं। क्यों? कल रात सक्सेना वाली फाइल मंगाकर देखी थी, परेशानी तो पैदा हो गई। कान खड़े हुए जोरावर के, लेकिन निहायत लापरवाही से अपने जोरावरी अंदाज में ही पूछा, क्या लिख दिया है उस हरामखोर ने अपनी फाइल में? इस बार दा साहब ने बड़ी चुभती सी नजर से देखा जोरावर को, मानो कह रहे हो कि यह भाषा और तेवर अब नहीं चल सकेगा। पर कहा इतना ही, तुमने यह अच्छा नहीं किया। एक परेशानी से जैसे तैसे उबरने की कोशिश कर रहे थे कि क्या किया हमने? ललाट पर 3 सिलवटें डालकर कड़क आवाज में पूछा उसने। मैं बिसु की बात कर रहा हूं। सो हम भी समझ रहे हैं, पर हमारा उससे क्या लेना देना? दा साहब एकटक देखते रहे जोरावर को अपनी उसी सदी हुई पैनी नजर से, जो सामने वाले को चीरकर उसके आर पार देख लेती है। फिर बहुत ही सख्त आवाज में बोले, यह मत भूलो कि पुलिस और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और आंखें काफी तेज। ना देखे तो हाथी तक को ना देखे, पर उतर आए तो फिर चींटी तक भी नहीं बच सकती नजर से, न गिरफ्त से। और आपने उस सक्सेना को उतार दिया हमारे पीछे, पर उससे क्या क्या कर लेगा हमारा वह? कोई और होता तो एकदम भड़क जाता इस बेबुनियाद इल्जाम पर दा साहब के लिए कतई कोई अहमियत नहीं रखती ये बातें। तभी रति एक फाइल लेकर घुसा और दा साहब के सामने पेश कर दी। दा साहब ने उसे बगल में रख लिया और उसे ही सहलाते हुए समझाने के लहजे में बोले, देखो जोरावर, जब आदमी को अपने को ही धोखा देने लगता है ना, तो मार खाता है निश्चय ही। ये महीन बातें नहीं समझता जोरावर, इसलिए सीधे ही पूछा, आप साफ बताओ, क्या लिखा है उस सक्सेना ने हमारे खिलाफ अपनी फाइल में? दा साहब भी बात साफ बताना चाह रहे हैं, पर उठाकर सीधा पत्थर ही मारे, यह स्वभाव नहीं है उनका।
पुत्तन की दुकान पर 2 लड़कों के साथ चाय पी थी उस शाम को बिसु ने, और वही आखिरी चीज थी जो उसके पेट में गई थी। लौंडे लपाड़ों के साथ चाय बीड़ी तो वह पीता ही रहता था। बिना जरा भी परेशान हुए बात को ऊपर से ही उड़ा दी जोरावर ने। लड़के सरोहा के नहीं, टिठरी गांव के थे। दा साहब की सतर्क नजर एक क्षण को भी नहीं हट रही जोरावर के चेहरे से। आसपास के गांव में तो भटकता रहता था वह बिसुआ, कुछ काम धाम तो था नहीं उस हरामखोर के पास करने को। उन लड़कों के बयान है इस फाइल में। सक्सेना ने जिनके बयान लिए हमें मालूम है वो सब, कोई लड़कों बड़कों के बयान नहीं लिए हैं सक्सेना ने। पर अब रंग उड़ने लगा है जोरावर के चेहरे का, और बड़ी परवाही से ओढ़ी गई यह लापरवाही ढक नहीं पा रही है उसके बदरंग होते चेहरे को। पुलिस के सब काम सबको मालूम होने लगे तो फिर पुलिस क्या हुई वह। उन्होंने कबूल किया है कि उनके पास एक मोटी रकम भी मिली है जो उन्हें। बात अधूरी छोड़ दी दा साहब ने और फिर हाथ से फाइल सहलाने लगे। इस बार जोरावर चुप। एक निहायत ही नामालूम सा निश्वास छोड़ा दा साहब ने। तभी भीतर से आम और शरबत आया। दा साहब ने सख्ती को स्नेह में बदलकर कहा, लो खाओ, लखनऊ से आया है दशहरी का टोकरा। नौकर के चले जाने के बाद उन्होंने बात फिर से शुरू की, पर स्वर और तेवर पहले वाला नहीं था। यह सही है कि मैं जब किसी का हाथ पकड़ता हूं तो बीच में नहीं छोड़ता, स्वभाव है मेरा। पर कोई इसे दुर्बलता समझकर नाजायज फायदा उठाना चाहे तो। अधूरे वाक्य को उन्होंने शब्दों से नहीं नजरों से पूरा कर दिया। पर नजरों की भाषा समझने का मादा नहीं जोरावर का। उसने तो शब्दों को ही पकड़ा। नाजायज फायदा तो आप उठा रहे हैं हमारी दोस्ती का आजकल। मैं? इस उल्टे आरोप का कोई तुक समझ में नहीं आया दा साहब को। और क्या, अब ये जो हरिजनों को माथे चढ़ाने के सारे उद्योग धंधे शुरू किए हैं, जड़ खोदना ही हुआ एक तरफ से ही है। हल्के से मुस्कुराए दा साहब, समझाने के लहजे में बोले, जमाना बदल रहा है जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो। जो चीजें आज से 30 साल पहले होनी चाहिए थी वे आज भी पूरी तरह नहीं हो रही। दुर्भाग्य है इस देश का यह। बदल रहा होगा जमाना जहां बदल रहा होगा, हमारे रहते सरोहा में नहीं बदल सकता जमाना। तुम्हारी ये जिद और जाटपना एक दिन ले डूबेगा तुम्हें। इसमें जिद की क्या बात हुई दा साहब? इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सिर झुका कर रहते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख गाड़ कर बात करते हैं हमसे। बर्दाश्त नहीं होता यह सब हमसे। दा साहब इस पुश्तैनी बड़प्पन से घसीटकर जोरावर को फिर नीचे लाए। खैर, यह सब बात की बातें हैं। चिंता मुझे इस समय इस फाइल की है। बात जवानी रहे तब तक कुछ नहीं, पर एक बार फाइल में आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जोरावर सचमुच जमीन पर आ गया। दा साहब के स्वर में इतना तो समझ आ गया कि बात चिंता की है। अब जो भी है आपको ही सुलटना है, हमारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए, बस आपकी जिम्मेदारी है यह। दा साहब कुछ बोले नहीं, लगा किसी गहरे सोच में डूबे हैं जैसे। जोरावर ने ही कहा, हम क्या सोचकर चले थे और क्या हो गया? दा साहब ने नजरों से ही प्रश्न पूछ लिया। इस बार हमने सोचा था कि चुनाव लड़ लें, फार्म भरने को आए थे, आप कहें तो भर दें। क्या? दा साहब ने आश्चर्य से पूछा, जैसे उन्हें अपने कानों पर विश्वास न हो रहा हो। बिना किसी झिझक के जोरावर ने अपनी बात दोहरा दी। दा साहब एकटक चेहरा देखते रहे उसका, और उनके अपने चेहरे पर सख्ती की परत चढ़ने लगी। बहुत ठंडी और सख्त आवाज में उन्होंने कहा, उधर बिसु ने आगजनी के जो प्रमाण जुटाए थे उन्हें लेकर बिंदा दिल्ली जाने वाला है। इधर सक्सेना ने सारे प्रमाण जुटा लिए हैं और तुम्हें चुनाव लड़ने की सूझ रही है। विधानसभा की जगह मुझे तो डर है कि कहीं तुम्हें जेल। हम आपसे पूछने तो आए हैं दा साहब, फार्म अभी भरा तो नहीं? नहीं, भरना हो तो जरूर भरो, मैं कभी मना नहीं करूंगा, बल्कि एक तरह से मुक्त होऊंगा।
आप तो नाराज होने लगे दा साहब। कहा ना, मन में आया सो पूछने को चले आए। कौन अभी खड़े हो गए हैं। इतने में जमुना बहन ने आकर कहा, खाना यहीं खाकर जाना जोरावर। इस बार तो 15 दिन बाद ही आए होंगे शायद। खाना तो खाएंगे ही, इसमें कहना क्या। खाने पर भी बातचीत के विषय को दा साहब ने फाइल से ज्यादा इधर उधर सरकने नहीं दिया, बल्कि स्थिति की सारी भयंकरता को उसके नंगेपन के साथ पेश कर दिया। खाना खाकर चलने से पहले एक बार जोरावर ने फिर कहा, आप देख लीजिए दा साहब, यह फैल फूल का मामला हम नहीं जानते। बस हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। फिर एक क्षण रुककर बोला, और ससुरे उस बिंदा को भी ठीक करवाओ। क्या फैल मचा रखा है उसने। तुम कुछ मत करना, सख्त हिदायत दी दा साहब ने। और जब वह चला गया तो फाइल को लेकर अपने निजी कमरे में गए और कुछ देर तक फाइल को उलटते पलटते रहे। थोड़ी देर बाद फोन पर रति को आदेश दिया कि डीआईजी सिन्हा को कह दो कि कल 8 बजे घर पर ही मिले।